जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करेंगे विज्ञान के 800 प्रश्नों का जो भंडारा चल रहा है उसके पार्ट 20 की। पार्ट 20 आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके अंदर प्रश्न संख्या 476 से 500 तक है। 500 तक है, 476 से 500 तक। देखिएगा, 500 प्रश्नों की PDF बनकर तैयार हो चुकी है। एक दो दिन में और 300 प्रश्नों की भी बन जाएगी। 600 प्रश्नों की अभी तक अपने कंप्लीट है बनके, लेकिन जो 200 प्रश्न अपन विविध के ढूंढ रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर के शुरू के 200 प्रश्न अपन ने बायोलॉजी के लिए हैं, अगले 200 प्रश्न अपन ने केमिस्ट्री के लिए हैं, और अगले 200 प्रश्न अपन ने फिजिक्स के लिए। ये प्रश्न अपने पास कंप्लीट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 200 प्रश्न और विविध के, जिसमें ग्रहों से संबंधित अलग अलग सवाल हो, जो आपके विविध को हो, जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हो, जिनका बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रश्न भी आपके सामने तैयार करके दिए जाए। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है सीरीज में, वरना आपको 800 प्रश्नों की जैसे ही बनेगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सभी को। देखिएगा, आज अपन बात करने वाले भौतिक विज्ञान के टॉप 200 प्रश्नों के पार्ट 20 की, यानी चौथा पार्ट आपके फिजिक्स का है। और टोटल 8 और 8 अपने पार्ट हो चुके हैं, बायोलॉजी के 8 और केमिस्ट्री के भी 8 पार्ट हो चुके हैं। तो ये सभी के सभी प्रश्न क्या है, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, टॉप मोस्ट प्रश्न है। जब आप देखोगे तो आपको खुद को लग जाएगा कि हाँ सर, ये प्रश्न टॉप मोस्ट है। और मैं ये कहता हूँ कि इनसे बाहर कुछ नहीं। क्यों कहता हूँ? क्योंकि आपका लेवल जो है 10th लेवल का है। 10th लेवल में इनसे बाहर एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। अगर इनसे हाई लेवल का आता है तो आपके 10th लेवल का नहीं रहेगा, वो 12th या ग्रेजुएशन लेवल के सवाल बन जाते हैं। तो अपन ने 10th लेवल के पूरे सवाल कवर किए हैं। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पर डेली की एक क्लास साइंस की आती है, एक क्लास मैथ्स की है, और एक क्लास आपके जीके की है। तीनों क्लासें प्रॉपर चलती है अपने यहाँ पर। और मॉडल पेपर भी हर 2 दिन से एक मॉडल पेपर भी आता है। 2 दिन से एक मॉडल पेपर आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो वो सब आपको प्राप्त करने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो देखिएगा, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं वो किस कारण से घूमते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं वो किस पथ में घूमते हैं? वर्ताकार पथ में घूमते हैं। जैसे ये सूरज है, ये सूरज, इसके चारों ओर ये ग्रह घूम रहे हैं। तो ये किस क्रम में घूम रहे हैं? ये किस क्रम में? संवेग के अकॉर्डिंग, अभिकेंद्रीय बल के अकॉर्डिंग, अपकेंद्रीय। तो देखिए, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय में से समझना अपन को। अभी लगता है अंदर की तरफ, अभी केंद्रीय बल लगेगा अंदर की तरफ। जैसे मैंने किसी रस्सी को पकड़ा, रस्सी से पत्थर को बांध के अपन जो हाथ से घुमाते हैं, यहाँ से मैंने हाथ से पत्थर को घुमाया, इस तरह से पत्थर राउंड में घूमता है, लगातार घूमेगा। वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसके अंदर की तरफ एक बल लग रहा है रस्सी से, तो एक निश्चित पथ में ही घूमता है। उसी प्रकार से ग्रहों के पास में भी कौन सा? अभिकेंद्रीय, अंदर की तरफ जो बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल, उसकी वजह से वो एक निश्चित पथ में घूमते हैं। दूध से मक्खन बनना किस प्रकार का बल है? दूध से जो मक्खन बनता है वो किस प्रकार का बल है? देखिएगा, दूध से जो मक्खन बनता है, अपन यहाँ से जैसे इसको हिलाते हैं, दूध से दही को हिलाते हैं, तो फिर अपने पास यहाँ से ये तरंगे निकलते हुए बाहर की तरफ जाता है। ये जो छाछ वगैरह है जो बाहर की तरफ जाती है, इस प्रकार से बाहर की तरफ जाने वाले बल को अपन कहते हैं अपकेंद्रीय बल, और अंदर की तरफ आने वाले को अपन कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। कंबल से डंडे को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना। कंबल है, ये कंबल है, इस पे आपने डंडे से चोट मारी, तो ये जो मिट्टी के कण है, जो जहां मिट्टी के कण थे वो वहीं रहना चाहते हैं, स्थिर अवस्था में ही रहना चाहते हैं, इसलिए कंबल नीचे चला जाएगा डंडे की वजह से, लेकिन वो कण जो है वो वहीं की वहीं रहेंगे। तो ये कौन से नियम पर आधारित है? स्थिर अवस्था के नियम पर आधारित है। यानी कंबल को आपने डंडे से पीटा तो कंबल नीचे चला गया, लेकिन अगर बात करें इन कणों की, तो कण वहीं की वहीं है, स्थिर अवस्था में ही है, तो वो स्थिर अवस्था का नियम हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू का मतलब हो गया कूलाम और समय। आवेशों के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। इसको मापने का यंत्र तो हो जाएगा आपके एमीटर। मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? एमीटर। मापने का यंत्र एमीटर। और अगर बात करें मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और मापने का यंत्र हो गया एमीटर। अगला है हीटर। हीटर के अंदर जो नए तार लगे रहते हैं, ये स्प्रिंग वाले, तो ये किसके बने होते हैं? वो पूछा है सवाल। तो ये टंगस्टन के होते हैं क्या? आर्गन के, नाइक्रोम के, किसके हो जाएंगे? तो अपन को सबको पता है टंगस्टन के। आर्गन, आर्गन तो गैस भरी हुई रहती है अपने किसके अंदर? बल्ब के अंदर भरी रहती है। और टंगस्टन का ये क्या जो रहता है, बल्ब के अंदर जो तंतु रहता है वो टंगस्टन का रहेगा। तो यहाँ पर ये जो बनी हुई है वो किसकी रहेगी? नाइक्रोम तार की रहेगी। किसकी रहेगी? नाइक्रोम की। नाइक्रोम की बनी हुई रहती है। ऑप्शन नंबर सी। वायुदाब को मापने वाला यंत्र। एक यंत्र का पूछा जाता है, कौन सा यंत्र किसको मापता है? तो सभी का बता देते हैं। पॉलीग्राफ जो है किसका पता करता है? झूठ का पता करता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है।
सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ किसका होता है? भूकंप मापने वाला होता है। बैरोमीटर क्या होता है? आपके वायुदाब को मापने वाला यंत्र होता है। अगला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप ज़्यादा जलन करती है। एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है? आपके पास पानी है, और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या है? भाप है। तो ये भाप ज़्यादा जलेगी, भाप ज़्यादा जलाएगी अपन को, भाप से ज़्यादा जलन होगी। क्यों? इसका क्या कारण है? क्या उसमें विशिष्ट ऊष्मा होती है? क्या उसमें गुप्त ऊष्मा होती है? क्या उसमें पृष्ठ तनाव होता है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, गुप्त ऊष्मा की वजह से इनका क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो भाप होती है वो ज़्यादा गर्म होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के बजाय। अगला, थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, पारा, नाइट्रोजन। तो थर्मामीटर के अंदर होता है पारा, क्योंकि ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमता नहीं है। बारिश की बूंद का गोल होने का प्रमुख कारण, बारिश की बूंद ऊपर से जब आती है नीचे आते समय में वो गोल हो जाती है। किसकी वजह से वो होती है? अपने पृष्ठ तनाव की वजह से। किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। अगला है लालटेन, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। जैसे ये लालटेन है, यहाँ से ये जो तेल यहाँ नीचे है, अब यहाँ से बत्ती में ऊपर की तरफ तेल चढ़ता है। तो ये बत्ती में ऊपर की तरफ तेल चढ़ना किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का, पॉलीग्राफ का, केशिका तत्व का, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके केशिका तत्व, तेल का ऊपर की तरफ चढ़ना। ये केशिका तत्व, इसी के आधार पर पौधे अपने क्या करते हैं? जल ग्रहण करते हैं। जड़ों से जल जाता है पौधे के हर एक भाग की तरफ, तो वो भी किसका उदाहरण है? केशिका तत्व का उदाहरण है। सॉरी। अपश्रव्य ध्वनि की परास होती है। देखिए 3 प्रकार की ध्वनियां होती है। एक तो श्रव्य, अपश्रव्य, पहला अपश्रव्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा है पराश्रव्य। 3 प्रकार की। 0 से 20 हर्ट्ज तक होती है अपश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है आपके श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा है तो वो होगी पराश्रव्य ध्वनि। तो अपश्रव्य ध्वनि का मान होता है 0 से 20 हर्ट्ज, जो अपन को सुनाई नहीं देती है। ये चमगादड़, ये अपने व्हेल मछली हो गई, कुत्ते वगैरह हो गए, इनको ही सुनाई देती है। श्रव्य ध्वनि जो अपने को सुनाई देती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। पराश्रव्य ध्वनि जो अपने को सुनाई नहीं देती, अगर सुन लेते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसका मान होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो 3 सवाल है अपने। अपश्रव्य ध्वनि की परास होती है 0 से 20 हर्ट्ज, श्रव्य ध्वनि की परास होगी 20 से 20,000 हर्ट्ज, और पराश्रव्य ध्वनि की होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। इनके उपयोग भी है। भूकंप के समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? भूकंप जब आता है तो पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। कौन सी तरंगें उत्पन्न होगी? पराश्रव्य। और कौन सी गैस निकलती है? गैस निकलती है रेडोन गैस। कौन सी गैस? रेडोन गैस। और ये गैस क्या है? सबसे भारी गैस है। क्या है? सबसे भारी गैस भी है। अगला है, समुद्र के अंदर पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो समुद्र के ये है अपने समुद्र, एक तो ये समुद्र के अंदर की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए होता है, और एक ऊपर वाले हवाई जहाज का पता लगाने के लिए होता है। तो हवाई जहाज का पता लगाएंगे तो वो होगा राडार। कौन सा होगा? राडार। तो ये हवाई जहाज का पता लगाने के लिए राडार, और समुद्र के अंदर पनडुब्बियों वगैरह का पता लगाने के लिए क्या होता है? सोनार सिस्टम होता है। क्या होगा? सोनार सिस्टम होता है। और अपने वायुयान का पता लगाने के लिए राडार सिस्टम होता है। अगला, सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें होती है? सोनोग्राफी जो होती है, मतलब पेट के लिए जो सोनोग्राफी की जाती है उसमें कौन सी तरंगें निकलती है? श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी तरंगें निकलती है? वहां पर पराश्रव्य तरंगें निकलती है। कौन सी तरंगें? पराश्रव्य। उनका मान कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। इसको सुनने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उनके अगर कांच वगैरह साफ करने हैं तो वो भी पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा ही, पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही मतलब कांच साफ किए जाते हैं। अगला, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी, इलेक्ट्रो, ध्यान देना, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करें तो ये हृदय से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? हृदय से। कार्डियो मतलब हृदय, और ईईजी होता है एक मस्तिष्क से संबंधित है। इसके अंदर कौन सी तरंगे होगी? इसके अंदर होगी आपके पराश्रव्य तरंगे उपस्थित होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है पराश्रव्य अपश्रव्य ध्वनि का भी। अगला है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? अपन सबको पता है ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक
और वास्तविक के साथ हमेशा शब्द आता है उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा शब्द आएगा उल्टा, और वास्तविक और उल्टा बन जाएगा। लेकिन अगर आभासी हो, कोई भी ध्यान रखना, आभासी के साथ में हमेशा क्या नाम आएगा, सीधा। आभासी के साथ में हमेशा सीधा नाम आता है, और वास्तविक के साथ हमेशा क्या आता है, उल्टा। तो मानव के मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आंख के द्वारा जो बनेगा, वास्तविक तो होगा ही होगा, अपन कोई चीज देखते तो, लेकिन उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, और वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में जाकर के सीधा होता है। अगला, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कॉर्निया पर, रेटिना पर, आइरिस पर, या पुतलियों पर। तो ध्यान दीजिएगा, कॉर्निया, आंखों को दान करते समय किसको दान किया जाता है, कॉर्निया का। तो ये जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी के सभी किस पर बनते हैं, अपने रेटिना पर बनते हैं। इस प्रकार से आंख रहेगी, यहां से इस प्रकार से आंख होती है, तो यहाँ अपने क्या होगा, रेटिना होगा। तो उस रेटिना पर पूरे के पूरे प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेंगे, रेटिना पर। रेटिना मस्तिष्क को संदेश भेजता है। फिर मानव नेत्र का दान करते समय किसका दान किया जाता है, सवाल अभी अपन ने ऊपर बताया, कॉर्निया का दान किया जाता है। 6 घंटे के अंदर, व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे के अंदर कॉर्निया को दान कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 100 सेकंड, 400 सेकंड, 500 सेकंड या 300 सेकंड। देखिए 8 मिनट और 16 सेकंड का वैसे लिखा जाता है 8 मिनट। 8 मिनट यानी कि 480 सेकंड प्लस 16 सेकंड, तो कितने हुए, 496 सेकंड। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे रखा 500 सेकंड। कई किताबों में 500 भी दे रखा है, कई किताबों में 496 सेकंड, या फिर 8 मिनट 16 सेकंड भी दे रखे हैं। तो 8 मिनट 16 सेकंड होता है एग्जैक्ट, उसको अपन 500 सेकंड कह सकते हैं। देखिएगा परावर्तन कोण कितना होगा, अपन को पता है जब एक आपतित किरण अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को अपन कहते हैं परावर्तन। अगर ये कोण 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, आपके 45 डिग्री ही होगा। पर आपतन कोण का मान अगर 45 है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होता है, 45। दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, और इसे ही परावर्तन का सेकंड नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड रूल हो जाएगा ये परावर्तन का। अगला है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देता है, किस घटना की वजह से, व्यक्तिकरण की घटना से वो क्या दिखाई देता है, रंगीन। अगला है जल की सतह पर मिट्टी के तेल का रंगीन दिखाई देना। जल की सतह पर मिट्टी का जो तेल होता है वो रंगीन दिखाई देता है, किस वजह से। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इस सवाल का आप क्या करना है, कमेंट करना है आपको कि आपको कितना आया है। और लास्ट में आपको ये भी जवाब देना है कि आपके जो 30 प्रश्न लिए हैं मैंने, 25 प्रश्न लिए हैं, सॉरी 25 प्रश्न लिए हैं साइंस के, उसमें से आपके कितने सही हुए हैं। अगर आपके यहाँ 20 सवाल सही होते हैं तो आप बहुत ही शानदार कंडीशन में हो, और अगर 10 से कम हो रहे हैं तो आपको और मेहनत को डबल करने की जरूरत है। तो अगर इसी क्लास को पसंद आई है आपको क्लास, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।